गुड इवनिंग +1 बच्चों, हैप्पी इंटरनेशनल डे। गुड। सो +1 बच्चों, दिस इज माय 29th क्लास। और इन सभी क्लासेस में मैंने आपके साथ मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस कर चुका हूँ। मोशन इन वन डायमेंशन आपके साथ मैंने कवर अप कर दिया है। मोशन इन वन डायमेंशन में मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव स्पीड भी आपके साथ कवर अप कर दिया है मैंने। वेक्टर्स भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैंने एक लास्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू किया है, लॉज ऑफ मोशन। सो +1 बच्चों, आपको मॉड्यूल मिल चुका है। तो मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल को कैसे करना है। मॉड्यूल में सबसे पहले आपने उसकी थ्योरी को रिवाइज करना है। सेकंड, फिर उसमें आपके पास जो मेजर फार्मूले दिए हुए हैं उनको एक बार अच्छी तरह लर्न करना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपके पास जो पहले एग्जाम्पल्स लगी हुई हैं उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह आपने करना है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने जो एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज लगी हुई है उसको आपने करना है। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, जो MCQ की एक्सरसाइज लगी हुई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज लगी हुई है उसको करना है। सिक्स स्टेप में आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेवल 1 और लेवल 2 लगे हुए हैं, पहले लेवल 1 और फिर आपने लेवल 2 करना है। तो इस तरह हर आपने टॉपिक वाइज इन 6 स्टेप्स में मॉड्यूल को करना है। फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने सारी थ्योरी को अच्छी तरह रिवाइज करना है, जितनी उसकी डेरिवेशंस हैं उसको एक बार करके देखना है, और फिर आपके पास जो मेजर फार्मूलेज हैं उनको आपने क्रैम करना है। फिर आपने जो इसके एग्जाम्पल्स लगी हुई हैं, सॉल्व एग्जाम्पल लगी हुई हैं, उनको करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो आपके पास न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज है उसको करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज लगी हुई है वो आपने करनी है। और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेवल 1 और लेवल 2 लगे हुए हैं वो करने हैं। और उसके बाद जो बिल्कुल जब 2-3 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे आपके, तो जो नीट के पीछे 20 इयर्स के क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं उनको आपने करना है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जिसमें आपको मॉड्यूल करना है। तो बहुत से बच्चों ने 1-1, 2-2 टॉपिक कर लिए हैं। तो जैसे 2-3-4 टॉपिक हो जाएंगे आपके, तो फिर उसके बाद मैं मॉड्यूल की आपके साथ एग्जाम्पल्स, फिर उसकी न्यूमेरिकल्स, फिर उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। सो बच्चों, जैसा आपको पता है ये सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, PM केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज हम अपना ये 29th लेक्चर का जो हमने लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है, इसको कंटिन्यू करने से पहले हम सब पहले बड़े प्यार से शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, मैं आपको लास्ट जो हमारे पास लेक्चर था उसमें मैंने आपको फोर्स के बारे में बतलाया था। क्या कहा था कि फोर्स क्या होती है, क्या कहा था कि फोर्स इज ए पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज द state of rest or uniform motion, change the state of rest or uniform motion।
क्या कहा था कि फोर्स इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. इट arises from the interaction of the bodies either due to contact means by reaction or friction or from a distance is that from gravitational electric force और आपके पास न्यूक्लियर फोर्स. इस तरह से आपके पास से एग्जिस्ट कर सकती है. सपोज कर लो कोई आपके पास बॉडी है, ये आपके पास दिस इज ए बॉडी जो कि आपके पास इनिशियली क्या है, रेस्ट के ऊपर. सो यहां पे अगर आपके पास एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ये वी आर पुशिंग इट, इसको पुश कर रहे हैं, मीन्स वी आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ दिस बॉडी. हियर वी आर पुशिंग दिस बॉडी, इस बॉडी को हम पुश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मीन्स ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ इट्स रेस्ट. अगर यही फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग हियर लाइक दिस, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, पुलिंग फोर्स. व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पुलिंग फोर्स. तो ये क्या कर रही है, दिस इज ट्राइंग, और ये तो क्या करेगी, इट इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट. पुशिंग वाले केस में क्या था, इट इज ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. ये पुलिंग फोर्स क्या कर रही है, इट इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट. नाउ अगर सपोज कर लो कि यही बॉडी इस डायरेक्शन में u स्पीड के साथ जा रही है और आपके पास फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है. फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज ए बॉडी, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और आपके पास इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है. तो इस केस में क्या करेगी ये फोर्स, इस बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देगी. इस बॉडी को ये क्या करा देगी, एक्सेलरेट करा देगी. अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, अगर ये इधर जा रही है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इस केस में इस फोर्स ने इस बॉडी को क्या करवा देना है, रिटार्ड करवा देना है. ये इसको क्या करेगी, डी एक्सेलरेट कर देगी. क्लियर. अगर सपोज कर लो कि बॉडी आपके पास इधर जा रही है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फोर्स क्या आपके पास इधर एक्ट कर रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. क्लियर. इस केस में ये फोर्स इस बॉडी को ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगी, इसमें ऐसे सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर देगी. क्लियर. अगर सपोज कर लो कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फोर्स क्या कर रही है, इधर एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. इस केस में क्या हो सकता है कि ये फोर्स इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर दे. हो सकता है कि इसमें इसका एलिप्टिकल पाथ प्रोड्यूस कर दे. हो सकता है इसमें पैराबोलिक पाथ मूव कर, पैराबोलिक पाथ इसका प्रोड्यूस कर दे. जैसे प्रोजेक्टाइल में क्या था कि फोर्स जो है वेलोसिटी वेक्टर के एक केस में तो क्या है परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही थी, एक केस में क्या था ऑब्लिक प्रोजेक्शन में किसी एंगल के ऊपर एक्ट कर रही थी. तो उस केस में उस फोर्स ने उसमें क्या प्रोड्यूस किया था, क्या प्रोड्यूस किया था, पैराबोलिक पाथ प्रोड्यूस किया था. क्लियर. तो मींस आपके पास जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, इट कैन ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट कैन चेंज द state of rest, or it can accelerate the body, it can retard the body, it can produce the circular motion, it can produce elliptical, parabolic or non-uniform circular motion, depending upon कि वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर किधर एक्ट कर रही है. अगर कोई फोर्स पुशिंग है तो इट विल ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, पुलिंग है तो इट विल चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट.
अगर बॉडी मूव यूनिफॉर्म मोशन में है, फोर्स उसकी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसको वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करा देगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से उसको एक्सेलरेटेड मोशन में प्रोड्यूस कर देगी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो उसमें क्या करेगी, रिटार्डेशन प्रोड्यूस, यूनिफॉर्म मोशन से उसको रिटार्डेशन में प्रोड्यूस कर देगी। अगर वो फोर्स उसके वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो क्या करेगी, वो उसमें सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर देगी। अगर वो फोर्स उसके वेलोसिटी वेक्टर के किसी एंगल के ऊपर एक्ट कर रही है, तो हो सकता है कि वो उसमें क्या प्रोड्यूस कर दे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर दे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर प्रोड्यूस कर दे, एलिप्टिकल प्रोड्यूस कर दे, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक पार्ट उसका प्रोड्यूस कर दे। तो डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये किस तरह का पाथ होगा, इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन फोर्स और उसके वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कितना है। तो मैंने क्या कहा था कि हाउ इट इज मेजर्ड, इस फोर्स को मेजर कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था कि दिस फोर्स इज मेजर्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिस एफ वेक्टर किसके बराबर था, हियर दिस एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, डीडीटी ऑफ पी वेक्टर था। एफ वेक्टर क्या था, डीडीटी ऑफ पी वेक्टर, और क्या था कि दिस इज डीडीटी ऑफ एम वी वेक्टर, और ये क्या था, एम इंटू डीडीटी ऑफ वी वेक्टर प्लस क्या था, वी वेक्टर इंटू डीडीटी ऑफ एम। तो मैंने ये क्या कहा था कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी की चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रही है, जैसे मैंने कहा था कि कोई फोर्स अगर किसी बॉडी की चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश कर रही है, कर ना पाए, तो उस केस में वो फोर्स बॉडी को क्या कर सकती है, डिफॉर्म कर सकती है। अब अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रही है, उस केस में इट विल नॉट चेंज द मास, इट विल ओनली चेंज इट्स वेलोसिटी। तो क्या होगा कि मास हम क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दिस इज डीडीटी ऑफ वी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, एम ए वेक्टर। तो एफ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, एम ए वेक्टर। तो दिस फोर्स इज दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इट इज मेजर्ड कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, उस बॉडी का मास m है, तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। इफ देयर आर टू बॉडीज जिनके मासेस सेम है, तो उनके मासेस सेम है, उनके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, आपके पास जिसके ऊपर फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर m कांस्टेंट है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगी, तो जिसके ऊपर फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर? इफ देयर आर टू बॉडीज, दोनों बॉडीज के ऊपर सेम फोर्स एक्ट कर रही है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट f इक्वल टू क्या है, m है। अगर f कांस्टेंट है तो a क्या आएगा आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। सो दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग कि दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स कि किसी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, उसकी अमाउंट क्या होगी, क्वांटिटेटिवली उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज गिवन बाय दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे मैंने आपको कह दिया इस चैप्टर में सब कुछ, जितना भी कुछ हमें ड्राइव करना है, दैट कैन बी ड्राइव ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चाहे फर्स्ट लॉ हो, थर्ड लॉ हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, इंपल्स हो, ये
4-5 चीजें हमने करनी है। मैंने क्या कहा था इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है? फर्स्ट लॉ डिस्कस करना है, सेकंड लॉ डिस्कस करना है, थर्ड लॉ डिस्कस करना है, इंपल्स डिस्कस करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने डिस्कस करना है। तो मैंने क्या कहा था कि ये सब चीजें कहां से डिस्कस हो जाएंगी? ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस फार्मूला F वेक्टर इज इक्वल टू dt ऑफ P वेक्टर से आपके पास सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब यहां पे एक और थोड़ी सी बात है कि यूनिट्स ऑफ फोर्स। जस्ट रिमेंबर बच्चों, एसआई सिस्टम में हम फोर्स को क्या है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। न्यूटन की फॉर्म में हम न्यूटन में मेजर करते हैं। सीजीएस सिस्टम में हम इसको किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं? डाइन में। इन सीजीएस सिस्टम इट इज मेजर्ड डाइन, इन एसआई सिस्टम इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। क्या रिलेशन है न्यूटन और डाइन में? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। वेरी सिंपल। F क्या है? m में मास क्या है? 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें 10⁻³ बन जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें 10⁻² बन जाएगा। सो इट बिकम्स 10⁵. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डन। और एक इसके हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं फोर्स के, वो क्या हैं? किलोग्राम वेट। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, किलोग्राम वेट। दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसे हम किलोग्राम फोर्स भी कह देते हैं। एंड व्हाट इज 1 किलोग्राम वेट? दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और इसके दूसरे यूनिट्स हैं ग्राम वेट, और इसे क्या कहते हैं हम? ग्राम फोर्स। 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू क्या है? 980 डाइन के इक्वल है। किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ग्राम वेट और ग्राम फोर्स 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। वैसे तो लेटर स्टेज वाला रिजल्ट है, लेकिन फिलहाल आप याद रख सकते हो कि फोर्स इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। F इज इक्वल टू माइनस du by dr. What is here u? U is the potential energy. What is here u? U is the potential energy. कोई भी देखो फिजिक्स में याद रखो बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहा कर देते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट? एक्चुअली क्या है, जब उस फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाता है, that gives the slope of the graph. So here also du by dr, it is nothing. When the graph is plotted between u and r, that is giving the slope of the graph. Or what that is slope of the graph? That is the force. So आपके पास किसी भी तरह आप जो है फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप ये फॉर्मूला यूज कैलकुलेट कर सकते हो। F इज इक्वल टू क्या है? m इंटू dv बाई dt वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। यस, अगर कहीं पे सपोज करो स्पीड कांस्टेंट है, मास वेरी कर रहा है, तब भी आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो तब फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय F इज इक्वल टू v इंटू dm बाई dt। और आपके पास क्या क्या फॉर्मूले आ गए? F इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt, F is equal to minus du by dr, F is equal to v into dm by dt. Here the force is calculated when speed is changing, velocity is changing with time, तब हमने force calculate कर ली। Here the force is calculated when potential energy is varying with distance. Here यहाँ पे force हमने calculate कर ली जब mass क्या है? time के साथ आपके पास vary कर रहा है। Clear? देखिए, जब कभी भी when the force is written without direction, then बिना डायरेक्शन के फोर्स लिखी जाती है, तो उस समय क्या है? पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्सिव। उस समय क्या होगा? पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्सिव। नेगेटिव फोर्स मींस
अट्रैक्टिव। पॉजिटिव फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव होगी। नेगेटिव फोर्स क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिमिलर चार्जेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेज होते हैं, वो सिमिलर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? और उस केस में क्या है, अगर आप किसी इंटरएटॉमिक किसी सब्सटेंस के लिए उसके फोर्स और डिस्टेंस का आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास ये वाला ग्राफ आता है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। जो आपके पास ऊपर जो फोर्स है ये क्या है? आपके पास पॉजिटिव है। दिस इज द रिपल्सिव फोर्स। ये क्या है? आपके पास रिपल्सिव फोर्स है। और नीचे वाली जो फोर्स है वो क्या है? आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है। मींस आपके पास जब किसी सब्सटेंस के एटम्स इस डिस्टेंस तक हैं, उनके बीच में इतना इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, तब फोर्स उनमें क्या होती है? रिपल्सिव नेचर की होती है। और जब डिस्टेंस इससे ज्यादा हो जाता है तो फोर्स उनकी क्या होती है? अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। क्लियर? देखिए, फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय मसल। मसल मींस मैन और हॉर्स। और मशीन में क्या आता है? कोई क्रेन आ गई आपके पास, ट्रैक्टर आ गया। और नेचर में क्या आ गया? आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई, आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बाय मसल और मशीन, देयर इज एन अपर लिमिट टू इट। दिस लिमिट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मसल्स और मशीन। कोई भी कि आपके पास मस्कुलर फोर्स है या कोई मशीन की फोर्स है, उसकी एक लिमिट होती है, किस लिमिट तक वो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकती है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस बताई थी? आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतलाई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स बतलाई थी आपके पास। सो एक वीक फोर्सेस भी होती हैं। तो आपके पास जो मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती हैं? जो किसी न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस है उनके बीच में जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। अभी मैं इन सब की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेटेस्ट स्टेज के ऊपर ये सारी फोर्सेस हम पढ़ेंगे। चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपके पास क्या है? न्यूक्लियर फोर्स से वीक है। और आपके पास सबसे जो वीक है, जो मासेस के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी वीक है। और भी तरह की हमारे पास फोर्सेस हैं जिनको हम लेटेस्ट स्टेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑल द फोर्सेस जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंस ऑन द पोजीशन एंड मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। जितनी भी फोर्सेस हैं उन देयर पोजीशन, उनकी जो पोजीशन और मोशन के बेस्ड अपॉन हमने इनको क्या है? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली एक है आपके पास कांस्टेंट फोर्स, ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या रहे? सेम रहे। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। मैकेनिकल फोर्सेस जो होती हैं मोस्टली क्या होती हैं? वे कांस्टेंट मशीन्स के द्वारा जो भी फोर्स प्रोड्यूस की जाती है, ऑल मशीन्स आर प्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट फोर्स। जैसे आपके पास एक कोई स्ट्रिंग है, देयर इज ए वन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के साथ एक आपके पास मास अटैच्ड है। इस मास के वेट के कारण इस स्ट्रिंग में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट इट इज? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। दिस इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये फोर्स किसके कारण प्रोड्यूस हुई है? दिस इज द फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू वेट
attached with the string. So here this tension in the string, अगर यहाँ पे, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर इस स्ट्रिंग का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, इफ मास ऑफ दिस स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल, उस केस में क्या है, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो कांस्टेंट प्रोड्यूस होगी। क्लियर? सेकंड है आपके पास टाइम डिपेंडेंट फोर्स। व्हाट इज दिस टाइम डिपेंडेंट फोर्स? इफ ए फोर्स इज वेरिंग विद टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ये कब प्रोड्यूस होती हैं? जब आपके पास दो बॉडीज कोलाइड कर रही होती हैं। जब दो बॉडीज क्या है, कोलाइड कर रही होती हैं, तो ड्यूरिंग द कोलिजन उनमें जो फोर्स है वो टाइम के साथ क्या करती है, वेरी करती है। उसे हम इंपल्स भी कहते हैं। इंपल्सिव फोर्स को भी कोलिजन में, इंपल्स में, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, और ये उस केस में वो सारी फोर्सेस क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। मींस कोलिजन के टाइम आपके पास फोर्स वेरी कर सकती है, इंपल्स के टाइम फोर्स टाइम के साथ वेरी कर सकती है। अगर चार्ज पार्टिकल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस केस में भी उसके ऊपर फोर्स क्या करेगी, टाइम के साथ वेरी करेगी। तो दैट इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, जैसे मैंने ये कहा था कि हियर दिस फोर्स इंटरएटॉमिक, मतलब मींस आपके पास एटम्स के बीच में जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। और भी एग्जांपल है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी क्या करती है, आपके पास डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स भी डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। तो मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सभी फोर्सेस क्या हैं, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही हैं। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। कुछ हमारे पास फोर्स वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स भी उनको कहते हैं। कैसे? अभी वैसे ये टॉपिक हमारे पास बहुत आगे जाके आएगा। कोई आपके पास, ये जैसे आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल देकर बताता हूं। जब ये रेन ड्रॉप्स फॉल करते हैं, रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी एक स्टेज के ऊपर आकर रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी क्या करती है, आपके पास कांस्टेंट हो जाती है। उससे पहले रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होने से पहले, जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उससे पहले जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही होती है। उस समय क्या है, आपके पास जो उसके ऊपर, जो आपके पास रेन ड्रॉप्स के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, उस फोर्स को हम विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। और वो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स भी क्या है, आपके पास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक स्टेज के ऊपर आकर वो विस्कस, वो आपके पास रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उस समय वो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाती है। अब और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जब कोई पैराशूटिस्ट क्या करता है, अपना जंप करता है हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से जंप करने के बाद इमीडिएटली क्या होगा, एक बार तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे वो पैराशूट ओपन करता है, पैराशूट ओपन करने के कुछ मोमेंट के बाद ही उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है, उसके ऊपर फोर्स भी कांस्टेंट हो जाती है। फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अर्थ के ऊपर फॉल करता है। पहले जब एकदम फॉल करेगा, वो ग्रेविटी के साथ फॉल करेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे पैराशूट ओपन होने के बाद उसके ऊपर एक फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो मींस इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो आपके पास फोर्स टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती है, फोर्स पोजीशन वेक्टर भी पोजीशन डिपेंडेंट भी हो सकती है, फोर्स आपके पास वेलोसिटी डिपेंडेंट भी हो सकती है। और फोर्स ये नहीं है कि वेरी ही करेगी, फोर्स आपके पास कांस्टेंट भी हो सकती है। अब आपके पास जो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स is always directed towards or away from a fixed point said to be central force। और जितने भी आपके पास पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हैं वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा दे ऑलवेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, पोजीशन वेक्टर की तरफ ही वो एक्ट करती हैं। जब वो पोजीशन वेक्टर की तरफ ही एक्ट करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज सेंट्रल फोर्सेस। जैसे
आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, वो आपके पास पोजीशन के अलोंग एक्ट करती है, तो दैट इज ए सेंट्रल फोर्स। तो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स ए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, वो किस तरफ एक्ट कर रही है, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड द, किसकी तरफ आपके पास एक्ट कर रही है, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड द सन, सन की पोजीशन की तरफ वो फोर्स एक्ट कर रही है, जिसके कारण उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, दैट इज ए सेंट्रल फोर्स। वो फोर्स है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है। व्हाट इज दैट फोर्स, दैट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के कारण, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है, वो फोर्स किधर एक्ट कर रही है, वो न्यूक्लियस की तरफ ही एक्ट कर रही है, तो ये आपके पास क्या होगी, दिस इज ए पोजीशन डिपेंडेंट, दिस इज ए सेंट्रल फोर्स। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं दे आर नॉट डिपेंडिंग, दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द पोजीशन, तो इसलिए हम उन फोर्सेज को क्या कहते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्सेज कहते हैं। क्लियर। तो आपके पास फोर्स कैन बी, फोर्स को हम फर्दर क्या है, वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं, दूसरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं, वो फोर्सेस जिन फोर्सेस के साथ अगर हम क्लोज वर्क डन करें, और वो वर्क डन क्या है, दैट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस एक बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई कर दी, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके बाद वो बॉडी कहां जाएगी, एक फाइनल किसी पोजीशन के ऊपर चली गई, और फाइनल किसी पोजीशन के ऊपर चली गई, अब वो जो फाइनल पोजीशन के ऊपर गई उसने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया, कौन सा पाथ अडॉप्ट किया, वर्क डन उसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, वर्क डन तो सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि जहां से वो मूव की और फाइनली जहां गई पहुंची, सिर्फ उन दो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी फोर्स के साथ जब वर्क होगा उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट s के साथ ड्रॉप कर देते हैं, उसको आप जस्ट ड्रॉप कर दीजिए, उसको आप पैरेलल टू द ग्राउंड फेंक दीजिए, या उसको किसी एंगल के साथ फेंक दीजिए उस हाइट से खड़े होकर, तो सभी केसेस में जब वो ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगी सेम अमाउंट ऑफ द वर्क डन होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ के लॉन्ग ग्राउंड के ऊपर पहुंची है। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन जो होगा उस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और ऐसे फोर्सेस जिसमें वर्क डन का इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, और उस केस में क्या होगा, क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि अगर आपको उसको पोजीशन ए से पोजीशन बी के ऊपर ले गए, फिर वापस बी से ए के ऊपर ले आए, किसी भी पाथ के अलोंग लेकर आए, तो ये टोटल पाथ जो होगा, सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है ए, आप ए को बी पोजीशन के ऊपर ले गए, किस पाथ के अलोंग, इस पाथ के अलोंग, फिर आप वापस इसको बी से ए के अलोंग ले आए, किस पाथ के अलोंग, इस पाथ के अलोंग ले आए। तो इस केस में आपके पास चाहे ए से बी इस पाथ के अलोंग गई, ए से बी इस पाथ के अलोंग गई, दोनों केसेस में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब आप ये ए सी बी, बी सी प्राइम ए, ये टोटल क्लोज पाथ में मूव करेगी, तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो मींस वर्क डन इन ए क्लोज पाथ जीरो है, वर्क डन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। जितनी भी घिसी पिटी फोर्सेज होती हैं, घिसी पिटी का मतलब डिसिपेटिव, डिसिपेटिव का मतलब जिनको एक बार यूज कर लें वो खत्म हो जाती हैं। जैसे आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम भी पता चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स है, ये सारी घिसी पिटी फोर्सेज हैं, ये सारी डिसिपेटिव फोर्सेज हैं।
इनमें जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इनमें जो वर्क डन होता है वो क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो मींस द वर्क डन जिनमें पाथ डिपेंडेंट हो, ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। एक आपके पास इंटरनल फोर्सेज होती हैं, एक एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं। कोई बॉडी है आपके पास, उस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी न्यूक्लियर या आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो जो उसके अंदर जो फोर्सेज हैं उन फोर्सेस को हम उन फोर्सेस के सम को हम क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्सेस कहेंगे। लेकिन उस बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, जो बाहर से फोर्स एक्ट कर रही है, उसे हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहेंगे। इंटरनल फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं, उनका हमेशा वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है। वो फोर्सेस क्या होती हैं, दे आर ऑलवेज कैंसल। वे जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो हमेशा एक्शन और रिएक्शन के पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं, जिसके कारण उन इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। अब आपके पास जो फोर्सेस का ओरिजिन है, जैसे मैंने आपको बताया था, इस केस में क्या है, फोर्स का ओरिजिन क्या है, इसका वेट। इस यहां पे ये जो फोर्स आई है T, जिसे हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कॉल किया है, इसे जे क्या है आपके पास, इसका ओरिजिन क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक आपके पास नॉर्मल एक्शन होती है। व्हाट इज द नॉर्मल एक्शन? अगर सपोज कर लो कि आपके पास एक ये सरफेस है, आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई मास m पड़ा हुआ है, इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ दिस मास इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके कारण आपके पास इस मास के ऊपर की तरफ एक फोर्स ऑब्टेन होगी, जिसे कि हम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑब्टेन होगी। वो फोर्स किसके बराबर होगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एक्शन। तो इस फोर्स का ओरिजिन क्या है, ये वेट है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू mg वेक्टर, और यहां पे क्या है, t वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू g वेक्टर। मींस यहां पे इस केस में इस टेंशन का ओरिजिन क्या है, ये वेट है। इस केस में इसकी नॉर्मल एक्शन का क्या ओरिजिन है, इसका वेट है। एक आपके पास थ्रस्ट होती है। व्हाट इज द थ्रस्ट? आपने छोटी क्लासेस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम क्या कहते हैं, जब किसी बॉडी को, किसी वेट को, किसी मास को हम लिक्विड में डिप कर देते हैं, तो लिक्विड में डिप करने के बाद उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, बायंट फोर्स। दैट इज द ओरिजिन ऑफ दैट फोर्स, दैट इज आल्सो नोन एज थ्रस्ट। इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का ओरिजिन क्या है, दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस के बीच में जो आपके पास फोर्स है, मींस एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ओरिजिन है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करती है। क्लियर? तो दीज आर द डिफरेंट ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस। मींस आपके पास जो टेंशन है, टेंशन का ओरिजिन क्या है, वेट है। रिएक्शन का ओरिजिन भी क्या है, वेट है। थ्रस्ट का ओरिजिन क्या है, वो भी उसका वेट है। उसके वेट के कारण ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स का ओरिजिन क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? नाउ जस्ट रिमेंबर बच्चों, कहीं पे भी अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो आपने क्या करना है, उन फोर्सेस को, फोर्स क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। एज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्सेस को जब भी आपने ऐड करना है, तो फोर्सेस आर ऑलवेज एडेड वेक्टोरियली। फोर्स कैनॉट बी एडेड अलजेब्रिकली। रीजन बीइंग फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी जितनी भी होती हैं उनको हमें वेक्टोरियली ऐड करते हैं, अलजेब्रिकली ऐड नहीं करते हैं। तो किसी बॉडी के ऊपर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उन फोर्सेस को हमने वेक्टोरियली ऐड करना है। इफ देयर इज ए बॉडी जिनके ऊपर फोर्सेस क्या एक्ट कर रही हैं, F1, F2, F3 डैश डैश, these are the forces acting on that body,
तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी F वेक्टर क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डैश डैश प्लस Fn वेक्टर होगा। और अगर आपने उस बॉडी की एक्सेलरेशन निकालनी है तो वेक्टर सम ऑफ द फोर्स निकाल के उसको मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों आज जो हमारे पास इंटरनेशनल योगा डे है, इस इंटरनेशनल योगा डे की इस विश्व में इसकी जो देन है वो हमारे देश के मजबूत, ओजस्वी, दिलेर और ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज हम इस इंटरनेशनल डे के ऊपर आप सबको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं और साथ में हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और बच्चों आज इस इंटरनेशनल डे के ऊपर आप इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर आप भी प्रण लीजिए कि सुबह सुबह उठकर आधा घंटा आपने योग और प्राणायाम जरूर करने हैं। 15 मिनट योग करने हैं, 15 मिनट प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम 15 मिनट बहुत सिंपल है, एक ही प्राणायाम कर लीजिए, सिंपल लोम विलोम कर लीजिए, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है लोम विलोम करना। आप अपने दोनों फिंगर्स को उसके ऊपर फोरहेड के ऊपर रखिए और अपने थंब के साथ एक नोज को बंद कर लीजिए, दूसरे नोज के साथ सांस को अंदर लेके चलिए और फिर कुछ देर तक सांस को अंदर रोकिए। एक फिंगर के साथ दूसरे नोज को भी आप उसको प्रेस कर लीजिए, बंद कर लीजिए। कुछ देर अंदर रखने के बाद फिर आप एक जो थंब जिस नोज के ऊपर रखा हुआ है उससे आप सांस को बाहर निकाल लीजिए। अब इसी से सांस को फिर आप अंदर लीजिए और फिर थंब के साथ इसको क्लोज कर दीजिए, जिसके ऊपर आपने फिर कुछ देर सांस को अंदर रखिए और जहां पे आपने फिंगर रखी हुई है उस फिंगर को छोड़कर फिर इस सांस को छोड़ दीजिए। तो ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हम लोम विलोम कहते हैं, जिससे आपके पास कभी भी सारा दिन आपको पढ़ने में, कंसंट्रेशन में, आपको छोटा मोटा कभी जुकाम, सिर दर्द हो रहा है, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो ये सब चीजें आपसे भाग जाएंगी। तो 15 मिनट आपको लोम विलोम में लगाने हैं। 15 मिनट आप सिर्फ कोई योग करने की जरूरत नहीं है, एक सूर्य प्रणाम कीजिए, उसके 13-14 स्टेप्स हैं। आप अपनी वीडियो कहीं से भी वीडियो देखकर वो आप सूर्य प्रणाम कर सकते हो। कभी मुझे समय मिला तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे आपको मैं करके दिखा सकता हूं तो मैं आपको सूर्य प्रणाम भी सिखा दूंगा। तो आज से प्रण कीजिए कि सुबह सुबह उठकर आधा घंटा आपने योग और प्राणायाम जरूर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। बच्चों स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, जागरूक रहो, जागृत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।